हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। मैं हूँ हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। जैसा आपको पता है, हमने 2 चैप्टर्स तो अच्छे से कर लिए हैं। आपको अभी तक सिलेबस भी पता चल चुका है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडीज करवा लिए थे। जैसे मैंने आपको वादा किया था, सेकंड चैप्टर के भी क्वेश्चन आंसर्स और केस स्टडीज हम करेंगे। तो आज मैं आपके साथ सेकंड चैप्टर, दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के मैं आपके साथ आज क्वेश्चन एंड आंसर्स करने वाली हूँ। ठीक है, देखिए इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब समझा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका इम्पोर्टेंस। बाद में हमने और क्या क्या कर दिया, हमने पढ़ दिए साइंटिफिक मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स, उसके टेक्निक्स। और फिर लास्ट में हमने 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो फेयोल जी ने हमें दिए हुए थे, हमने वो कर दिए। सो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स करते हैं, समझते हैं कैसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे हमें। जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं वो आपको पहले बोर्ड्स में आ चुके हैं। सो इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ सकते हैं। चलो शुरू कर दें। क्या है सबसे पहला क्वेश्चन, लेट्स सी दैट। पहला है एक्सप्लेन बाय गिविंग 5 रीजंस। हमें क्या देना है, 5 रीजंस देना है। किसके? Why a proper understanding of management principle is necessary. मैनेजमेंट प्रिंसिपल की अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, 5 रीजन देकर बताओ। अंडरस्टैंडिंग क्यों जरूरी है, अभी हमने जो पढ़ा है उसमें अभी हमें वो सोचना है कि क्या आ सकता है। अंडरस्टैंडिंग इसलिए जरूरी है, मतलब क्या हो गया, इंपॉर्टेंस। हमें बताने हैं इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी नॉट ओनली मैनेजमेंट बट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। आपके लिए मैंने इसका शॉर्ट बना दिया था न्यूमोनिक्स का, ताकि आप उसे अच्छे से याद रख सके। बराबर, तो उसका न्यूमोनिक हमारा जो भी हो आप वो मुझे बताएंगे। वैसे मैं आपको यहीं पे बता देती हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। मॉम्स पीएफ, ठीक है। सो सबसे पहले क्या आ जाएगा, मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट। एनवायरमेंट, बिजनेस एनवायरमेंट काफी ज्यादा चेंज होते रहता है, उसकी जो नीड है उस हिसाब से बिजनेस को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। ऑर्गेनाइजेशन हैज टू चेंज इटसेल्फ। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करता है टू अडेप्ट टू द चेंजेस। बराबर, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। रिसोर्सेज एकदम अच्छी तरह से यूज हो पाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन बढ़िया तरीके से हो पाएगी, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बेस देते हैं, गाइडेंस देते हैं, गाइडलाइन के भाई कैसे कैसे क्या क्या करना है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च। हमें पता है मैनेजमेंट की पढ़ाई होती है, बराबर, तो उस बारे में बात कर रहे हैं। कोर होता है वो, इट इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, अगर आप कभी भी मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हम सीखेंगे ही सीखेंगे। आप अभी सीख रहे हो, आप अपने ग्रेजुएशन में बीकॉम में भी सीख सकते हो, आप अगर एमबीए कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आता ही आता है। साइंटिफिक डिसीजन, जो भी डिसीजन लेंगे एकदम साइंटिफिक डिसीजन होगा, ना कि कोई रैंडम डिसीजन ले लिया है। ठीक है, एकदम प्रॉपर डिसीजन होगा, सोचा समझा हुआ डिसीजन होगा। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी। रियलिटी पता चलती है मैनेजर्स को कि एक्चुअल में व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट डू दे हैव टू डू। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है भाई, ऑब्वियस है यार, वी आर यूजिंग द रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी के प्रति हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो फुलफिल करनी ही पड़ेगी। हाउ कैन वी डू दैट, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो उनको, एम्प्लॉयमेंट दो उनको, अच्छा जो भी सारा उनका अच्छा हो वैसा उनके लिए कुछ करो। हॉस्पिटल्स खोल दो, या तो स्कूल खोल दो, वैसे कुछ कर सकते हैं। तो ये तो सारे पॉइंट्स है, हमें कोई भी लिखने थे 5, आपको जो भी 5 लिखने आप वो लिख दीजिएगा और हमें इसे फिर एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको पहले भी दे चुकी हूँ, आप अब मेरे प्रीवियस वीडियोस जाकर देख सकते हैं, यू विल गेट ऑल द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो ऑफ दिस थिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें वन स्टडी एम्स टू डिटरमाइन स्टैंडर्ड टाइम। एक स्टडी क्या करती है, स्टैंडर्ड टाइम बताती है, एंड द अदर स्टडी aims to eliminate unnecessary movement. Discuss in brief the 2 studies given by Taylor with the help of an example. इसमें ये कौन सी 2 स्टडीज की बात कर रहे हैं? अगर आप स्टैंडर्ड टाइम की देख ले, स्टैंडर्ड टाइम हमें कौन से स्टडी में था, टाइम स्टडी में था। और यहाँ पे एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, मूवमेंट कौन से वर्ड के साथ जाता है, मोशन के साथ, बराबर, तो ये बात कर रहे हैं मोशन स्टडी के बारे में। सो देखो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे,
डायरेक्टली नहीं पूछेंगे हर बार कि भाई टाइम स्टडी और मोशन स्टडी को एक्सप्लेन कर दो, दे आर नॉट गोइंग टू डू दैट। ऐसे आपको अजीबो गरीबो तरीके से ये लोग पूछेंगे एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड। कंसेप्ट क्लियर है ना, तो कोई दिक्कत नहीं आनी, आप आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, बराबर। तो ये हो गया टाइम स्टडी, ये हो गया मोशन स्टडी। एक्सप्लेन करना है, एग्जाम्पल देना है, वो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है। आपके साथ ये सारे क्वेश्चंस मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमें। यू विल अंडरस्टैंड कि ओके ऐसा है, हाउ डू वी हैव टू टैकल सच क्वेश्चंस। एक्सप्लेन मैंने आपको पहले ही कर दिया है, पर फिर भी अगर आप चाहते हैं आई जस्ट गेट असाइड और फिर आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप जब नोट्स बना रहे हो वापस से ये वीडियो देखकर, तब आपको अच्छा पड़ जाएगा, ठीक है। चलो, ये आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या कह रहे हैं, नेम एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ फेयोल। फेयोल के प्रिंसिपल जो सजेस्ट करता है दैट कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम शुड फ्लो थ्रू द ऑफिशियल लाइन, कि ऑफिशियल लाइन के थ्रू ऊपर से नीचे जो कम्युनिकेशन हो रहा है लाइन में जाना चाहिए। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, अभी फेयोल के प्रिंसिपल के बारे में ही हमें सोचना है। 14 प्रिंसिपल है, उसमें से ये कौन सा है, स्केलर चेन। स्केलर चेन में ही होता है ना। हमने, अगर आपको याद होगा, हमने क्या किया था, इधर था A B C D E F G H और I। अगर इन दोनों को बात करनी है, these two people, I'll just change the color so that you will understand better. If these two wants to talk, अगर इमरजेंसी सिचुएशन के टाइम पे तो ऑब्वियसली गैंग प्लैंक है ये, बट अगर ए और आई को कुछ कम्युनिकेट करना है, ऑफिशियली कुछ कम्युनिकेट करना है, ए बी को बताएगा, बी सी को बताएगा, सी डी को, डी ई को, ई फिर क्या करेगा, अपने सबऑर्डिनेट एफ को बताएगा, एफ अपने सबऑर्डिनेट जी को, जी अपने सबऑर्डिनेट आई को, और फिर जी सबऑर्डिनेट एच को बताएगा, और फिर एच फाइनली जाके आई को बताएगा। सो दिस इज नथिंग बट फॉर्मल चेन ऑफ कम्युनिकेशन, वो आ जाता है हमारा स्केलर चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको पता है क्या होता है, और मैंने आपको ये भी समझा दिया कि अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो वो टाइम पे क्या होगा, ए और आई एक दूसरे के साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं थ्रू गैंग प्लैंक। बट जस्ट रिमेंबर कि अगर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस चल रहा है देन दे कैन नॉट कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन एनी 5 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। फीचर्स आ जाए, नेचर बोल दे, कैरेक्टरिस्टिक बोल दे, भाई मीनिंग सबका एक ही होता है, ठीक है, सबका मीनिंग एक ही होता है। इसका भी मैंने आपको न्यूमोनिक दिया था। इसका न्यूमोनिक क्या है, यूज एफ, रुकिए 2 को ऊपर लिख देते हैं हम, FMCG। FMCG क्या होता है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स ना, तो यूज FMCG। यूज का यूज सिर्फ याद रखना है, और ये पूरा यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी आ गया, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन, फ्लेक्सिबल है, बाद में मेनली बिहेवियरल है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, कंटिंजेंट है, और लास्ट क्या है, जनरल गाइडलाइंस है। देखो ऐसे आपको बहुत अच्छे से सारे याद रह जाएंगे। दिस इज द रीजन व्हाई आई एम गिविंग यू न्यूमोनिक्स। आप लोग इन सब के शॉर्ट्स देखिए, इट विल बिकम मच मोर इजियर फॉर यू, बराबर। सो प्लीज डू सी ऑल द शॉर्ट्स, इट विल मेक योर वर्क इजियर। इसलिए आपके लिए न्यूमोनिक्स बना रही हूँ, स्टार्टिंग से ही आपको सारा मटेरियल दे रही हूँ, सो दैट इट डजन, आपका सारा काम पाइल्ड अप नहीं होगा, आपके एक एक चैप्टर फटाफट से होते रहेंगे, ठीक है। बस ये सारे हमारे फीचर्स हैं, इनको आप बाद में एक्सप्लेन कर दीजिए, कोई ज़्यादा इसमें दिक्कत है नहीं। एक्सप्लेनेशन मैंने आपको इसका पहले ही दे चुकी हूँ, तो वो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कंसेप्ट क्लियर हो, एक्सप्लेनेशन हम अपने आप से लिख सकते हैं, दैट इज़ नॉट एन इशू। बट इफ़ यू स्टिल वांट एन एक्सप्लेनेशन कि भाई कैसे लिखे हम, मेरी जो भी पीपीटी है दोज आर इक्विवेलेंट टू योर नोट्स ओनली। सो मैंने जब भी आपको फीचर्स, दैट इज L1 ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जब करवाया था, उसमें मैंने आपके साथ फीचर्स किए थे। सो अब उसका L1 देखिए, आपके फीचर्स उसमें आराम से सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ। चलो नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग। एक्सप्लेन कॉर्पोरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म एज अ प्रिंसिपल एंड फटीग स्टडी एज अ टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था, लास्ट टाइम हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया था, बट दिस टाइम दे हैव गिवन अस अ डायरेक्ट क्वेश्चन। That is what I'm trying to explain it to you. They can give us the question in any way that they want to. कभी direct दे दिया कि हाँ भाई लिख दो,
हर बार ऐसा नहीं करेंगे, कभी कभी ऐसे उल्टा देते हैं भाई, तो उसके लिए क्या होता है, हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियरेंस हमारा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, ये जो है फर्स्ट वाला ये हमारा प्रिंसिपल है, और ये जो है ये है हमारी टेक्निक। ठीक है, सो क्या कह रहे हैं कि कॉर्पोरेशन होना चाहिए, दे हैव टू कोऑपरेट विद ईच अदर, बराबर। कंपटीशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। दे बोथ नीड ईच अदर, दे हैव टू रियलाइज दैट थिंग कि मैनेजमेंट लेबर के बिना कुछ नहीं कर सकती और लेबर मैनेजमेंट के बिना कुछ भी नहीं है। दे हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ईच अदर। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि भाई अगर कभी भी कुछ भी अगर एक एम्प्लॉय अच्छा सजेशन दे तो उसको उसके लिए रिवॉर्ड दो, गिव देम अ रिवॉर्ड फॉर अ गुड सजेशन। बट तो मैनेजमेंट अगर अच्छा कर रही है तो इनको भी क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयज जो है, सारे लेबरर्स जो है, उनको भी स्ट्राइक पे नहीं जाने का। सिंस मैनेजमेंट इज लुकिंग आफ्टर देम, इवन द लेबरर्स हैव टू लुक आफ्टर द मैनेजमेंट, दे विल नॉट गो ऑन अ स्ट्राइक। फिर अभी हमें ये तो पता ही है फटीग स्टडी क्या होता है। फटीग स्टडी में क्या कहते हैं, फेओल जी, नहीं सॉरी टेलर, फेओल टेलर सॉरी। सो टेलर क्या कहते हैं इसमें, टेलर हमें कहते हैं कि भाई देखो एम्प्लॉय, ये जो सारे लेबरर्स हैं थक जाएंगे, कंटिन्यूसली कोई भी काम नहीं कर सकता है, इसलिए हमें उन्हें बीच बीच में ब्रेक देना पड़ेगा। सो फटीग स्टडी के थ्रू वो क्या बता रहे हैं कि कितने ब्रेक देने हैं, कितने मिनट के देने हैं, वो हमारी फटीग स्टडी में हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, ये हो गया फटीग स्टडी। आई गेट असाइड वन मोर टाइम सो दैट यू कैन सी दिस थिंग एंड इट विल बिकम मच मोर ईजियर फॉर यू। ओके, सो आप लोग इसमें से बाद में नोट्स बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ फेओल। सीधा बता दिया कि एक्सप्लेन कर दो। यूनिटी ऑफ कमांड एंड ऑर्डर। यूनिटी ऑफ कमांड में क्या कहा था, एक एम्प्लॉय का सिर्फ एक ही बॉस होना चाहिए, ही विल बी टेकिंग इंस्ट्रक्शन ओनली फ्रॉम वन बॉस। उसको दो बॉस उसके सर पे नहीं खड़े रहेंगे। ऐसा क्यों, बेचारा कंफ्यूज्ड हो जाएगा ना, क्या करूं मैं, किसकी सुनूं, ये बॉस की सुनूं या वो बॉस की, ये बॉस की सुनी तो ये बॉस मेरे पे चिढ़ जाएगा, अगर ये बॉस की सुनी तो ये वाला बॉस मेरे पे चिढ़ जाएगा। तो ही इज नॉट अंडरस्टैंडिंग, दैट्स द रीजन। इसमें क्या कहा है फेओल जी ने, उन्होंने कहा है कि भाई देखो एक एम्प्लॉय के लिए सिर्फ एक ही बॉस बस है, ताकि वो उसके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना हो, वो सारे काम सही से उसके हो जाए। ठीक है, ये है हमारा फर्स्ट वाला। और सेकेंड वाले में क्या है, ऑर्डर। सब कुछ ऑर्डर में रहना चाहिए, हर एक चीज के लिए कोई जगह होनी चाहिए और वो चीज अपने जगह पर ही होनी चाहिए, ताकि सारे ऑर्गेनाइजेशन के काम बहुत स्मूथली चल सके। वरना क्या हो जाएगा, ढूंढने में ही पूरा टाइम जाएगा, अरे ये कहाँ रख दिया, वो कहाँ रख दिया। घर में ऐसा होता है ना, इसलिए तो मम्मी कहती है कि भाई सारी चीजें संभाल के रखो, जगह पे रखो, वरना एंड मोमेंट पे तुम लोग ढूंढते रह जाओगे कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। दैट्स द रीजन ऑर्डर इज वेरी मच नीडेड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो ये वाला भी आप लोग एक बार देख लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। क्या कह रहे हैं, एक्सप्लेन ब्रीफली इनिशिएटिव एंड एस्पिरिट दे कॉर्प्स। इनिशिएटिव लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, इसमें कि क्या कह रहे हैं इनिशिएटिव में, कि उनको एनकरेज करो कि भाई आप लोग इनिशिएटिव लो। बट उसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो लोग ऐसा कोई भी डिसीजन लेंगे जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन प्रिंसिपल्स के खिलाफ जा रहा हो। ठीक है, दे हैव टू डू दैट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, एक एम्प्लॉय सजेशन सिस्टम लेकर आना चाहिए, जिसमें क्या होता है, अगर एक एम्प्लॉय ने अच्छा कोई सजेशन दिया या तो कोई इनिशिएटिव लेकर आए, तो उनको उनके लिए क्या करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए। और उनके वो सजेशन की वजह से टाइम कम हो गया, तो कॉस्ट कम हो गया, दे ऑब्वियसली दे शुड बी रिवॉर्डेड। मतलब वो लोग क्या बोलेंगे, इतना मैंने किया और आप लोगों को कदर ही नहीं है, तो नेक्स्ट टाइम आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी सजेशन ओनली। आप लोगों को भी तो मेरा सोचना चाहिए कि अरे वाओ, इसने इतना अच्छा काम किया है, आई शुड गिव दैट एम्प्लॉय समथिंग इन रिटर्न, बराबर। नेक्स्ट क्या है, एस्पिरिट दे कॉर्प्स। एम्प्लॉयज को क्या करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना चाहिए। देयर हैज टू बी टीम वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग हैं ना, तो एम्प्लॉयज़ अगर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम नहीं करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फुलफिल होने की कोई भी संभावना नहीं है। दैट्स द रीज़न दे ऑलवेज हैव टू वर्क टूगेदर, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। पहले एक बार मैं साइड हो जाती हूँ सो दैट यू कैन सी दिस वन। ठीक है, क्या कह रहे हैं, विच प्रिंसिपल ऑफ टेओल्स, क्या बोल रही हूँ मैंने फेओल और टेलर को साथ में बोल के टेओल बोल दिया, आई एम सो सॉरी।
Which principle of Taylor suggests that the job performed should be based on scientific inquiry and intuition? Scientific inquiry and intuition. कौन सा प्रिंसिपल था वो? साइंस नॉट थंब रूल. बराबर कि भाई सब कुछ साइंटिफिक मैनर में होना चाहिए. थंब रूल क्या था? रूल ऑफ थंब क्या था? कि जब जो आए उसको उस हिसाब से देख लो. टेलर ने बोला इसमें आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो. अगर ऐसा हो गया कि भाई हाँ ठीक है, जब जो सिचुएशन आई उसको वो हिसाब से हम लोग हैंडल करेंगे, तो ज़रूरी नहीं ना कि जो आप लोग जो डिसीजन के साथ आओ वो उसके लिए एक्चुअल में काम करे. ऐसा नहीं हो सकता है. या तो ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई वो काम कर गया बट नेक्स्ट टाइम वो काम ना करे. दैट्स द रीज़न उन्होंने क्या सजेस्ट किया. उन्होंने कहा कि भाई देखो एक साइंटिफिक कुछ होना चाहिए, साइंटिफिक डिसीजन होने चाहिए. डोंट टेक अ रैंडम डिसीजन. एक ऐसा कोई भी रैंडम नहीं लेना है. उन्होंने क्या किया? उन्होंने कहा जो पहले सारे डिसीजंस लिए गए थे, जो पहले ट्रेडिशनल मेथड थे, उन्होंने वो सारे अपने पास रखे, रिसर्च किए. उसमें से जो भी बढ़िया बढ़िया, हर एक में जो भी बढ़िया बढ़िया उसमें पार्ट दिखा, उन्होंने उसमें से वो लिया और उन्होंने एक अलग से एक दूसरा बनाया जिसमें सारे ही इतने बढ़िया अच्छे अच्छे जो पार्ट थे उन्होंने उसमें डाल दिए. तो ऑब्वियसली यार अभी जो वो लेकर आएंगे स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड डिसीजन है वो तो सबसे बढ़िया होगा ना, क्योंकि हर एक का जो अच्छा अच्छा पार्ट है वो ले लिया था. सो वो साइंस नॉट थंब रूल का मतलब है. ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन पर अभी हम लोग आ जाते हैं. क्या है? नेम एंड एक्सप्लेन विद सूटेबल एग्जाम्पल द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड द इनएफिशिएंट वर्कर. कौन एफिशिएंट है और कौन इनएफिशिएंट है वो जानने के लिए उन्होंने कौन सा यूज किया था? डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम. कैसे उन्होंने किया था? उन्होंने ये देखा कि हाँ भाई जिनको ज्यादा वेज मिल रहा है वो एफिशिएंट है, जिन्हें कम वेज मिल रहा है वो इनएफिशिएंट है. तो कम वेज मिल रहा है तो इनएफिशिएंट वर्कर मोटिवेट हो जाएगा, कहेगा बाप रे इसने मेरे साथ इतना सा ही अच्छा कर दिया और उसको इतने ज्यादा पैसे मिल गए, इवन आई विल डू वे बेटर, मैं और ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा तो मैं भी अच्छे खासे वेजेस लेकर जाऊंगा. तो ये था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम में. एग्जाम्पल भी देने कहा है तो हम लोग एग्जाम्पल दे देंगे. इसमें मैंने जैसे आपको लास्ट टाइम यही एग्जाम्पल दिया था. 100 है हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट. अगर आपने 100 या उससे ज़्यादा किए तो हम आपको 4 रुपये देंगे, पर अगर आपने 100 से कम कर दिए तो हम आपको कितने देंगे? 3 देंगे. तो कितने थे? 2 वर्कर थे. बराबर. मैं कलर चेंज कर देती हूँ तो आपको अच्छे से दिख जाएगा. 2 वर्कर्स थे ना हमारे, वर्कर ए और वर्कर बी. ए ने कितने प्रोड्यूस किए? 99. बी ने कितने किए? 101 मान लो. ठीक है, इसने 99 किए तो इसको कितने पैसे मिलेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि इसका आउटपुट 3 से कितना 100 से कम है तो इसको 3 रुपये मिलने वाले हैं. इसने तो 100 या उससे ज़्यादा करो तो 4 रुपये मिले, इसको तो 4 मिल गए. वाह भाई वाह, क्या बात है. ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा? 99 3 इज 297 और ये कितना हो जाएगा? 404. तो देखिए डिफरेंस, देखिए सिर्फ 2 यूनिट के डिफरेंस में कितना ज़्यादा वेज चेंज हो गया ना दोनों का. सो दैट्स द रीज़न ये एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. देखिए क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे कम दिए हैं, बट अब और भी क्वेश्चंस आपको देखिए कैसे ही आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा. अगर आप देखेंगे, अगर आप ये चीज़ देखेंगे समझेंगे कि भाई देखो कभी भी हमारे जो क्वेश्चंस है ये चैप्टर में से या तो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, इम्पॉर्टेंस हो गया, या तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या तो उसके टेक्निक्स पूछ लेंगे, और लास्ट हमारा क्या है फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उससे ही हमें समझना है अच्छे से, उसी के ऊपर इस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे ना. क्वेश्चन कैसे भी पूछे, फिर अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे से देन यू वोंट हैव एनी प्रॉब्लम. नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे ये चैप्टर के केस स्टडीज और ये चैप्टर फिर हमारा खत्म. ठीक है, आई विल सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट क्लास. बाय.